नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों ने एक डिस्कशन स्टार्ट किया था हिंदी के पेपर पर, सामान्य हिंदी यूपीपीसीएस मेंस। जब आप यूपीपीसीएस मेंस देने जा रहे हैं तो सामान्य हिंदी में आपके मार्क्स जितने ज़्यादा अच्छे आएंगे, आपकी मेरिट उतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि हिंदी के मार्क्स यूपीएससी से इतर यहाँ पर आपकी मेरिट में जुड़ते हैं। तो सामान्य हिंदी का प्रश्न संख्या 1, जैसा कि पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया था, इसमें प्रश्न संख्या 1 था दिए गए गद्य खंड का अवबोध प्रश्नोत्तरी, और फिर आगे की सिलेबस को भी हमने डिस्कस किया था। तो प्रश्न संख्या 1 जो हम यहां पर है, दिए गए गद्य खंड का अवबोध प्रश्नोत्तर, तो इसको आज हम डिटेल में देखने जा रहे हैं कि ये जो प्रश्नोत्तर है इनका उत्तर आप कैसे देंगे। पहला प्रश्न है, 30 अंकों का प्रश्न है, 5-5 नंबर के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये इसका पूरा प्रारूप होता है। 5 नंबर का आपका गद्यांश का आ से पूछा जाता है, 5 नंबर का आपका ये पूछा जाता है एक प्रश्न उसी गद्यांश पर, और एक गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या आपसे पूछ ली जाती है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या के अंतर्गत देखा जाए तो परिवर्तन मिलता है, कभी 2 व्याख्याएं, कभी 3 व्याख्याएं, कभी कभी एक ही व्याख्या आपसे पूछ ली जाती है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो इन प्रश्नों का उत्तर कैसे आप देंगे। 3 प्रश्न, 30 नंबर, और एक एक प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न आपका है आशय। पहला प्रश्न क्या है? आशय। अब आशय ये प्रश्न पूछा जा रहा है, 5 नंबर का ये प्रश्न है, तो आशय का प्रश्न आप हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे। जब किसी चीज का आशय आपसे पूछा जाता है तो आशय का मतलब होता क्या है, उदाहरण देकर के भी हम आपको इसको दिखाएंगे। 2024 का पेपर जो अभी लेटेस्ट पेपर है उसको लेके चलेंगे और उसका उदाहरण देके हम आपको इसको समझाएंगे। आज से जब भी आपसे पूछा जाए तो 3 चीजें आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जो सेंट्रल आइडिया है, मुख्य विचार है, यानी कि गद्य जो गद्यांश दिया हुआ है उसका सेंट्रल आइडिया आपको देखना है, मुख्य विचार आपको देखना है। और दूसरी चीज यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ये देखना है कि इंटेंशन क्या है, लेखक की मंशा क्या है। इस चीज को आपको देख के ये सेंट्रल आइडिया निकालना है। आप बचपन में भी सेंट्रल आइडिया का प्रश्न कर चुके हैं, इंटेंशन। और तीसरा है कि इसके अंतर्गत जो हिडन मैसेज है, छिपा संदेश है, उसको आपको देखना है। ये हो गया इंटेंशन और ये आपका हो गया हिडन मैसेज। हिडन मैसेज अगर इस तरीके से आप लेके चलेंगे, इसको देखेंगे, तो ये 3 चीजों के आधार पर किसी भी गद्यावतरण का आशय आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब गद्यावतरण का आशय जैसे आपको दिया गया लिखने, तो सबसे पहले तो पहला यही है कि आप बहुत अच्छे तरीके से उस पैराग्राफ को पढ़िए। जैसे यहां पर ये आपको पैराग्राफ दिया गया है तो इस पैराग्राफ को आप पढ़िए, कम से कम 2-3 बार तो इसको आप पढ़िए। ठीक है। अब जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद में आपको इसका सबसे पहले तो सेंट्रल आइडिया निकालना है। आशय का मतलब सेंट्रल आइडिया है। दूसरा प्रश्न यहां पर यह है, जैसा हमने आपसे बताया कि आप प्रश्न करिए कि इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक आखिर कहना क्या चाहता है, यानी कि इस पैराग्राफ को लेखक ने लिखा क्यों है। और तीसरी चीज है कि उसके पीछे हिडन मैसेज क्या है, क्या ये मैसेज देना चाहता है। और इतनी बातें जब आप करेंगे तो कम से कम आशय का मतलब है कि 1/3 शब्दों में तो कम से कम आप करेंगे, और कभी कभी ये 1/3 से ज्यादा भी चला जाएगा, थोड़ा बहुत, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि ये कितने शब्दों में लिखा जाता है, जैसे मेरे पास जो मैसेज आए हैं जिनके आधार पर ये वीडियो में बना रहा हूं, तो ये मतलब सबसे पहला प्रश्न इसमें यही है कि कितने शब्दों में सर इसको लिखें। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने शब्दों में लिखें, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कम से कम 1/3 शब्दों में तो आपको लिख देना है। तो ज्यादा से ज्यादा भी यही है कि 1/3 शब्दों में ही आप लिखें। लगभग 1/3 शब्दों में आप इसको लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा और मिल जाएगा मार्क्स आपको। दूसरा प्रश्न यह है कि आशय में क्या लिखे, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, यही प्रश्न है यहाँ पे। आशय में क्या लिखे, कितने शब्दों में लिखे, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आशय में क्या लिखे। तो मुख्य विचार कैसे निकलेगा, जैसे आज के पैराग्राफ को अगर हम पढ़ें, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, एक बार इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ में सही प्रकार का सामाजिकरण होने पर समाज के सदस्य सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हैं, और यदि गलत सामाजिकरण हो जाता है तो विपथगामी व्यवहार में वृद्धि होती है। इसलिए सामाजिकरण के दायित्व से संबंधित जो भी व्यक्ति होते हैं उन पर सामाजिकरण का नियंत्रण बहुत बड़ा दायित्व होता है।
बाटोमोर के अनुसार शिक्षा बच्चे के प्रारंभिक सामाजिकरण का सबसे दृढ़ आधार है और शैक्षिक व्यवस्था नैतिक विचारों को स्पष्ट करके अंततः व्यक्ति का बौद्धिक विकास करके सामाजिक नियमन में योगदान देती है और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज की विभिन्न इकाइयों से परिचित करवाना है। यहाँ पर एक चीज तो मुख्यतः निकल आई, वो है सामाजिकरण। जो बात की गई है, एक चीज ये मुख्य तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो बात सामाजिकरण पे की गई है। सामाजिक नियमों की बात कर रहे हैं, है ना, व्यवहार की बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सामाजिक नियमों, सामाजिकरण, समाज, इन्हीं से रिलेटेड बातें ये कर रहे हैं। तो अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि इतने पैराग्राफ का सार क्या होगा, यहां पर आपको क्या इंटेंशन क्या है, तो इतनी चीज, जितना चीज आपने पढ़ा, तो यहां इतने से ही आपको ये समझ में आ गया कि यहां पर सामाजिकरण के बारे में बताया जा रहा है और आप इसको कह सकते हैं कि सामाजिकरण का आधार बताया जा रहा है। सामाजिकरण का आधार बताया जा रहा है कि वास्तव में क्या आधार है सामाजिकरण का। आगे आप बढ़ेंगे, आगे जब आप चलेंगे तो शिक्षा का केवल सैद्धांतिक महत्व नहीं है, अपितु उसकी व्यवहारिक उपयोगिता भी है। सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन जहां व्यक्ति को दबावपूर्ण ढंग से सामाजिक नियमों को मानने के लिए बाध्य करते हैं, वहीं शिक्षा उसे स्वतः आत्मविश्लेषण द्वारा अप्रभावात्मक ढंग से सामाजिक नियमों का पालन करने की प्रेरणा देती है। एक तो सामाजिकरण हमें करणीय व्यवहार की जानकारी कराता है और दूसरा विपथगामी व्यवहार की निंदा भी की अपेक्षा रखता है। अतः करणीय व्यवहार के बीच में संतुलन रखकर सामाजिकरण शिक्षा का एक भाग है, समाज में सबसे बड़ी नियंत्रक शक्ति के रूप में कार्य करता है। दूसरी चीज यह है कि यहां पर दूसरी जो बात की गई है वो शिक्षा की भी बात की गई है। यहां पर दूसरी जो बात की गई है वो शिक्षा की क्या बात की गई है, यानी कि ज्ञान की बात की गई है, वो विवेक की बात की गई है। दूसरी चीज आप ये निकाल लेंगे। एक चीज मैं यहां पर सलाह आपको और देना चाहता हूं। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया कि सामाजिकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन शिक्षा से क्यों भिन्न है। प्रश्न आप सबसे पहले पूरे देख लीजिए कि किन किन प्रश्नों की बात यहाँ पे की गई है, किन किन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और तीसरा प्रश्न है कि गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्तियां इसमें सबसे अंत में दी गई हैं। तो सभी जब आप प्रश्नों को देख लेंगे तो गद्यांश पढ़ते समय, गद्य अवतरण पढ़ते समय आप उनका उत्तर देने का, मतलब उसी समय उत्तर निकालने का प्रयास करते रहेंगे। ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो सबसे पहले तो मुख्य विचार क्या है, तो वो सामाजिकरण का है। मंशा क्या है, वो बता रहा है कि सामाजिकरण किस तरीके से, है ना, और उसमें ये भी बात कर रहा है कि सामाजिकरण, देखिए यहाँ पर शिक्षा सामाजिकरण का आधार बताया, यहाँ पर इसने ज्ञान और विवेक की बात की। और आगे बढ़ेंगे तो सामाजिकरण हमें अव्यवस्था की अत्यंत विषम स्थिति से बचाकर सामान्य रूप से सामाजिक क्रियाओं के संचालन में सहायक होता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। शिक्षा का सामाजिक नियंत्रण से दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन में ज्ञान का विकास, ज्ञान की बात हमने की है ना, और जब हमने ज्ञान का विकास हमने होगा तब इस स्थिति में होंगे कि अच्छे बुरे, उचित अनुचित की पहचान हम कर सकेंगे। उचित अनुचित से अलग कर ले, उचित को अनुचित से हम अलग कर लेंगे, तब हम अनुचित व्यवहार को जीवन से हटा देंगे और उचित व्यवहार का प्रयोग करेंगे। और उचित व्यवहार वही होगा जो सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होगा। ज्ञान के विकास के साथ उचित व्यवहार को समझेंगे, उसका पालन करेंगे, सामाजिक नियंत्रण स्वतः बना रहेगा। शिक्षा हमें तर्क प्रदान करती है, भावुक, अतार्किक एवं व्यक्तिपरक निर्णयों से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको स्वनियंत्रण की बात बताई जा रही है। स्वनियंत्रण की बात, जिसको आप कह सकते हैं आत्मनियंत्रण की बात बताई जा रही है। और ये आत्मनियंत्रण या स्वनियंत्रण कैसे आया, ये आपसे कोई पूछे तो आप यहां पर बता सकते हैं कि शिक्षा जब आएगा, जैसे हमने आपको यहां पे दिखाया ना कि यहां ज्ञान और विवेक की बात है, यानी कि शिक्षा की उपयोगिता की बात है। प्रश्न को कैसे समझे, अगर ये आप जान गए तो प्रश्न को हल करना भी आप जान जाएंगे। प्रश्न को कैसे हल करना है ये तरीका आपको पता चल गया तो आपका आंसर भी निकल आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आप इस तरीके से इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। अब 3 चीजें आपको मिल गई। एक चीज और आप जोड़ सकते हैं कि आत्मनियंत्रण की बात की गई है, हमने लिखा कि नहीं लिखा। अंत में देखो ये क्या है, इसलिए हम देखते हैं कि एक अशिक्षित व्यक्ति आवेश में आकर कुछ भी अहित कर बैठता है, जबकि शिक्षित व्यक्ति, देखिए आत्मनियंत्रण की बात यहां आ गई ना। आवेश कब, जब आत्मनियंत्रण कोई व्यक्ति खो देता है। तो आत्मनियंत्रण आपको खोना नहीं है, तो आत्मनियंत्रण की भी बात की गई है। इन्हीं आधारों पर आप देखिए यहाँ पे विवेक की बात आ गई। संक्षेप में शिक्षा व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाती है, आ गई ना, क्योंकि व्यक्ति समाज की इकाई है। देखो हम वहां पढ़ रहे थे और हमको यहां पता चल रहा था कि आत्मनियंत्रण की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वैसी बातें हो रही थी। जब व्यक्ति में विवेक आता है, जब व्यक्ति में ज्ञान की वृद्धि होती है, जब वो तर्कशील हो जाता है, जब वो विवेकवान होगा तो वो केवल ऐसे भावना में नहीं बहेगा। जब वो विवेकवान होगा
तो वो हर चीज को तर्क पे खरा उतारेगा, उसके बाद कार्य करेगा, है ना। तो यहां पे बात आ गई ना। अब आप अगर इसका वो करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि गद्यांश में शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में जो बात हमने की है ना, कि सामाजिकरण का आधार है, तो शिक्षा को आधार यहां पर बताया गया कि सामाजिकरण का आधार क्या है, तो यहां पे शिक्षा को आधार बताया गया है। तो आप बता सकते हैं कि सामाजिकरण के अंतर्गत शिक्षा, या ऐसे आप लिखिए कि शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया को सहज बनाती है और व्यक्ति को सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए तैयार करती है, अनुरूप व्यवहार करने के लिए तैयार करती है। ये प्राथमिक सामाजिकरण में अगर देखेंगे तो बच्चों की मदद करती है, इसमें यही बात कही गई है। और उसके बाद में जब दूसरी बात करेंगे तो शिक्षा की बात हम यहां पर करेंगे। ये पैराग्राफ मैंने एक साथ मेरे पास पूरा इकट्ठा है, तो जब आप यहां पे बात करेंगे तो आप देखेंगे सेकंड स्तर पर बात की गई है कि शिक्षा हमें, जो हमने यहां पर किया कि शिक्षा हमें क्या देती है, तर्क देती है। शिक्षा हमें क्या देती है, ज्ञान और विवेक देती है। तो शिक्षा हमें तर्क, ज्ञान, विवेक, तार्किक क्षमतावान बनाती है और यह हमें अंधविश्वास से मुक्त करके उचित अनुचित में भेद करने योग्य बनाती है, जिससे हम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेक से काम ले सकते हैं। फिर यहां पे बात हुई है स्वनियंत्रण की, तो यहां पर आप लिखेंगे कि अन्य नियंत्रणों या अन्य नियंत्रण साधनों के विपरीत शिक्षा व्यक्ति को आत्मनियंत्रण या आत्म विश्लेषण की क्षमता प्रदान करती है और सामाजिक नियमों का पालन करने की आंतरिक शक्ति की प्रेरणा देती है या आंतरिक शक्ति उत्पन्न कराती है। और अंत में आप लिखेंगे अंततः शिक्षा व्यक्ति में आत्मनियंत्रण स्थापित करके, और चूंकि समाज व्यक्तियों का समूह है इसलिए व्यक्ति के स्तर पर नियंत्रण स्थापित होने से सामाजिक नियंत्रण स्वतः बन जाता है। तो वही शिक्षा सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। जब इस तरीके से आप लिखेंगे तो आप यकीन मानिए कि एक साइंटिफिक तरीके से आपने लिखा तो 5 में आपको 3.5 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, 80% तक नंबर आपको मिल जाएंगे। अब दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। जो यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा गया वह है कि सामाजिकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन शिक्षा से क्यों भिन्न है। ये प्रश्न, सामाजिक नियंत्रण के लिए शिक्षा के अन्य, सामाजिकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन शिक्षा से क्यों भिन्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। सबसे पहला पॉइंट यहां पे तो बनता है कि जैसे अन्य जो साधन है, अन्य साधन की बात देखिए यहां पर की गई है, यहां पर ये सामाजिक नियंत्रण के जो अन्य साधन हैं तो वो दबावपूर्ण ढंग से काम करते हैं, है ना, सामाजिक नियमों को मानने के लिए बाध्य करते हैं। लेकिन जो शिक्षा है वो स्वतः आत्मविश्लेषण के द्वारा अप्रभावात्मक ढंग से सामाजिक नियमों का पालन करने की प्रेरणा देती है। तो पहला आप ये लिखेंगे। दूसरा आप यहां पर लिख सकते हैं, अगले इसमें बात करेंगे। अगर दार्शनिक आधार देखें तो शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में योगदान देती है और इसका उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक उपयोगिता और विवेक को जगाना होता है। व्यवहारिक उपयोगिता और विवेक को जगाना होता है। तो ये एक अंतर हो गया। और तीसरा आप कहेंगे कि शिक्षा तर्क, ज्ञान, विवेक प्रदान करके स्थायी आत्मनियंत्रण स्थापित करती है। लास्ट में जो बात की गई है, स्थायी आत्मनियंत्रण स्थापित करती है और जिससे व्यक्ति स्वेच्छा से सही व्यवहार चुनता है और अन्य साधन केवल दंडात्मक प्रभाव तक ही सीमित रहते हैं। इसलिए शिक्षा अन्य से भिन्न और श्रेष्ठ है। ऐसे आप लिख देंगे तो आप मान के चलिए आपका 5 नंबर में से यहां पर भी 4 नंबर, 3.5 नंबर, 4 नंबर आसानी से आपका पक्का हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है। अंत में आते हैं रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। तीसरा प्रश्न यही होता है, गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। और यहां पे रेखांकित पंक्ति एक साथ ये पूरी दे दी गई है। ये कंप्लीट जो पंक्ति दी गई है वो रेखांकित पंक्ति यहां पर दी हुई है। जब भी रेखांकित अंशों की व्याख्या आप करिए तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी दिया हुआ है, जो भी आपको दिया गया है उसके कम से कम 3 गुने शब्दों में आप व्याख्या करिए। व्याख्या करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है
कि आप जितनी भी चीजें उससे संबंधित आपको पता है उनको जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई यहाँ पे चीज मिली, एक अशिक्षित व्यक्ति आवेश में आकर कुछ भी अहित कर बैठता है, जबकि शिक्षित व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्वक निर्णय लेकर अपने विवेक का परिचय देता है। तो अब यहां पर इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? एक तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि व्याख्या हमेशा एक प्रसंग के साथ करिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने वास्तव में किया क्या है। तो यहां पर लेखक ने शिक्षा की महत्ता बताई है, और शिक्षा की महत्ता बताते हुए लेखक कहता है कि अशिक्षित व्यक्ति आवेश में आकर कुछ भी अहित कर बैठता है। तो इसकी व्याख्या आप कर क्या लिखेंगे कि आवेश, जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वो बिना सोचे समझे, बिना विवेकहीन होता है ना वो, तो बिना सोचे समझे आवेश में आकर निर्णय लेता है। और जबकि शिक्षित व्यक्ति कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में अपने तर्क, अपने ज्ञान, अपने विवेक और आत्मनियंत्रण के बल पर निर्णय लेता है। इसलिए उसका निर्णय तर्कसंगत होता है, उसका निर्णय किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होता है ना। तो यही आप लिखेंगे कि व्यवहारिक भेद इसमें होता है, यानी कि शिक्षा जो है वो व्यवहारिक भेद सबसे महत्वपूर्ण है। आप पॉइंट में बांटिए इसको। सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे, इस पूरे उसमें क्या लिखा है कि एक व्यवहारिक भेद होता है। दूसरी चीज है कि शिक्षा आत्मनियंत्रण प्रदान करती है, आत्मनियंत्रण सिखाती है। तो आत्मनियंत्रण अगर सिखाती है तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य यही है कि व्यक्ति बाहरी दबाव से मुक्त होकर के आत्मनियंत्रण करना सीख जाता है। और आत्मनियंत्रण का मतलब होता है स्वयं पर जीत हासिल करना, है ना। स्वयं पर शासन करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। और तीसरा है क्योंकि समाज, अंतिम बात क्या कही गई है कि चूंकि व्यक्ति समाज की इकाई है, अतः व्यक्ति के स्तर पर नियंत्रण रहने से सामाजिक नियंत्रण स्वतः हो जाता है। तो आप लिखेंगे क्योंकि समाज व्यक्तियों से बनता है, समाज व्यक्तियों से बनता है, समाज व्यक्तियों का एकत्रीकरण है। तो जब समाज का हर सदस्य शिक्षित होता है तो शिक्षा के कारण आत्मनियंत्रण स्थापित हो जाता है। और जब हर व्यक्ति आत्मनियंत्रित होता है तो आत्मनियंत्रण के फलस्वरूप पूर्ण समाज आत्मनियंत्रित हो जाता है। यानी कि समाज में जो व्यवस्था बनाए रखने की बात हो रही है, तो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिर किसी बाहरी बल या किसी कड़े नियंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण सहज रूप में स्थापित हो जाता है, स्वतः स्थापित हो जाता है, सहज रूप में स्थापित हो जाता है। आप लिखिए। तो आपने लगभग 2, 2.5, 3 गुना के आसपास इसकी व्याख्या कर दी। और आपने व्याख्या करते समय ये लिखा कि ये पंक्तियां शिक्षा के वास्तविक प्रभाव और उसके सामाजिक परिणामों को स्पष्ट करती हैं। ये पूरे क्या कर रही हैं पंक्तियां कि ये जो पंक्तियां हैं वो शिक्षा के वास्तविक प्रभाव और उसके सामाजिक परिणाम को स्पष्ट करती हैं। और प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि किस तरीके से शिक्षा समाज को बिना बाहरी बल के नियंत्रित करने का कार्य करती है। और फिर इनके आपने व्याख्या कर दी। तो ये 20 नंबर की व्याख्या है। मैं मानता हूं कि इसमें 14-15 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर इस तरीके से आप लिखेंगे। तो व्याख्या में हमेशा क्या काम करना है, आपको जितना ज्यादा आता है। और फिर अगर ऐसी बात कहीं और आपको लगती है ना, ऐसा कुछ ऐसा प्रसंग आपको कहीं और लगता है कि कहा गया है, किसी विद्वान के द्वारा कहा गया है, गद्य में कहा गया है, पद्य में कहा गया है, जैसे भी कहा गया है, तो आप उसको भी यहां पर समावेशित करके लिखें। तो आप मान के चलिए कि वो काफी मतलब अच्छा आपका उत्तर बन जाएगा। कुछ विशेष लिखें। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं तो उनके अर्थ लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर ऐसा कुछ शब्द अगर आपको लग रहा हो, आवेश का अर्थ आप लिख सकते हैं कि आवेश क्या होता है। इसी तरीके से आप विवेक का अर्थ लिख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आप विवेक का अर्थ लिख सकते हैं। और मैं आपके प्रश्न देखे ले रहा हूं कि कोई प्रश्न हो। मुझे तो इतने ही प्रश्न दिए गए थे जो आप लोगों के द्वारा पूछे गए हैं व्हाट्सएप करके या यूट्यूब पे, तो वो मैंने यहाँ किया है। अब ये जैसे हिंदी का पेपर बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज है ना, तो उनके लिए ये बहुत ही कारगर रणनीति हो सकती है। 100 से ऊपर नंबर हिंदी में मिल जाते हैं, है ना। तो यही सब आप कर देंगे, बाकी कोई प्रश्न नहीं है। तो आवेश का आप अर्थ लिख देंगे। आवेश का मतलब होता है तीव्र मनोभावना या एक ऐसी मनोदशा जिसमें आप देखेंगे तो
बहुत तीव्रता पाई जाती है, आवेश में व्यक्ति आ जाता है, जहां पे उत्तेजना पाई जाती है, क्रोध है जहां पर, है ना, जोश है, अचानक कुछ ऐसा कर बैठा, तो यहां पर जब होता है तो विवेक नहीं होता। और विवेक का अर्थ क्या होता है? सही गलत का फैसला करना, सही गलत का निर्णय करने की क्षमता होना। कोई विवेकवान व्यक्ति है तो विवेक यही सिखाता है। तो आप ऐसे शब्दार्थ भी लिख सकते हैं। और ऐसी बातें अगर किसी ने और कही है, जैसे नेल्सन मंडेला का आप शिक्षा पे कथन लिख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का शिक्षा पे कथन लिख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने भी ऐसा कहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसको करिए। कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप उसको ड्रॉप कीजिएगा और हम उसका अगले एपिसोड में उत्तर देंगे। और ये पूरी श्रृंखला ऐसे चलती रहेगी। और आप लोग चाहे तो हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। और आप कोई भी मतलब आपका एग्जाम है पीसीएस का या आरओ का, तो उसमें हिंदी निबंध भी हमारे साथ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।